नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं सुरक्षा में सेंध को लेकर किस तरह से दोनों सदनों में हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में नारेबाजी हुई और इसको लेकर लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर कहा कि इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन सरकार की ओर से औपचारिक बयान भी नहीं आया, ये तानाशाही है। संसद सुरक्षा पर हंगामे को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामे को लेकर सभापति ने डेरेक ओब्रायन को पहले कड़ी चेतावनी दी और उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने और लोकसभा में हंगामा मचाने वाले 4 आरोपियों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि कई आरोपियों को पकड़ना अभी बाकी है। इसके अलावा ये भी पता करना है कि घटना का मकसद सिर्फ अपनी बात ही रखना था या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। साथ ही पुलिस ने कहा है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया इसके पीछे बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है, क्योंकि आम आदमी इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता। और इस वक्त एक बड़ी खबर कि संसद में हमले के मामले में आरोपी ललित झा खुद चलकर दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने पहुंचा है और वहां पर उसने सरेंडर कर दिया है। वो एक शख्स महेश नाम के शख्स के साथ थाने पहुंचा और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद नई दिल्ली जिला पुलिस ने आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों को सौंप दिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो ललित झा है वो बुधवार से फरार था और दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसकी आखिरी लोकेशन राजस्थान में कुछ जगहों पर आई थी, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम उसको तलाशने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो अब उसने कर्तव्य थाने में सरेंडर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ललित झा इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में एक है और बुधवार को जब बाकी के 4 आरोपी संसद पहुंचे तो वो संसद के बाहर ही हंगामे का वीडियो बना रहा था, लेकिन जैसे ही आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा उसके बाद से वो वहां से फरार हो गया। अपने साथ में वो बाकी 4 आरोपियों के मोबाइल फ़ोन भी ले गया और उन मोबाइल फ़ोन में काफ़ी अहम सबूत हो सकते हैं। तो ललित झा फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास है, उसने सरेंडर कर दिया है। ललित झा ने हंगामे के बाद जब वो भागा तो उसने हंगामे का वीडियो अपने एक दोस्त नीलाक्ष को भेजा। नीलाक्ष पश्चिम बंगाल में एक एनजीओ चलाता है और ललित झा उसी एनजीओ में जनरल सेक्रेटरी है। ललित झा की जो तलाश थी वो सरगर्मी से की जा रही थी और ललित झा की जानकारी जो ये है कि वो लगातार कई आंदोलन जो है उनमें शामिल रहा है और वो गुरुग्राम में विक्की शर्मा के यहाँ भी कई बार आया है। तो उसकी तलाश लगातार की जा रही थी और अब से कुछ देर पहले उसने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया है और फिलहाल दिल्ली पुलिस को की जो स्पेशल सेल है उसको हैंडओवर कर दिया गया है और अब स्पेशल सेल उससे पूछताछ करेगी और इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। संसद में स्मोक स्टिक से धुआं करने वाले 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया, लेकिन अब तक की जांच में जो जानकारियां आई हैं उसकी बात करते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले 4 आरोपियों नीलम आजाद, मनोरंजन डी, सागर शर्मा और अमोल शिंदे को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले बुधवार देर रात दिल्ली पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जांच एजेंसी ये मानती है कि सरकार से नाराजगी का ये तरीका नहीं हो सकता कि कोई पूरी प्लानिंग के साथ संसद की सुरक्षा भेद कर संसद के अंदर घुस जाए। इसीलिए आरोपियों के इस काम को राष्ट्रद्रोह माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी सोशल मीडिया पर भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। आरोपियों ने संसद पर हमले के लिए लंबी तैयारी की। सबसे पहले सभी आरोपी 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे, फिर इसी साल मार्च में चंडीगढ़ में किसानों के प्रदर्शन में मिले। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले और तभी प्लान बनाया था। बजट सत्र के दौरान बंगलोर से आकर मनोरंजन ने संसद भवन की पूरी रेकी की थी, जिससे उसे पता चला कि संसद भवन में सुरक्षा कर्मी जूतों की जांच नहीं करते।
जुलाई में सागर लखनऊ से आया और संसद भवन के बाहर की रेकी की। इसके बाद 10 दिसंबर को एक एक कर सभी अपने अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से आया। सभी लोग 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की के घर पर पहुंचे थे। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया था। 13 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से सांसद के पीए से पास कलेक्ट किया। सभी लोग इंडिया गेट पर मिले, जहां सभी को कलर वाला पटाखा बांटा गया। फिर आरोपी संसद भवन पहुंचे और स्मोक स्टिक से धुआं कर दिया। आरोपी ललित झा इसका वीडियो बना रहा था। जैसे ही हंगामा हुआ, वो सभी का मोबाइल लेकर भाग गया। आरोपियों ने बताया कि वो किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से नाराज थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। संसद पर हमले की बरसी वाले दिन को हंगामे के लिए चुनना, एक सांसद के जरिए संसद के पास हासिल करना, 1.5 साल से प्लानिंग करना और संसद की रेकी करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। और सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। संसद में हमले के 5 आरोपियों में नीलम आजाद और विशाल शर्मा भी हैं। नीलम पढ़ाई में अव्वल रही हैं, तो विशाल एक्सपोर्ट कंपनी में ड्राइवर। तो आखिर नीलम इन लड़कों से संपर्क में किस तरह से आई, इनके पड़ोसी इनके बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए गुरुग्राम और जींद से रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। संसद पर हमले की ये महिला आरोपी 32 साल की नीलम आजाद है। पुलिस ने 4 लड़कों के साथ उन पर भी कई गंभीर धाराएं दर्ज की हैं। नीलम दिल्ली से करीब 165 किलोमीटर दूर जींद के घासो खुर्द गांव के एक सामान्य परिवार से हैं। पिता हलवाई हैं और भाई दूध का काम करता है। नीलम शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रही हैं। उनके पास एमफिल से लेकर बीएड तक की आधा दर्जन डिग्रियां हैं। नीलम बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, एमफिल कर चुकी हैं, एस्टेट यानी जो शिक्षक परीक्षा होती है उसको भी वो पास कर चुकी हैं। कुछ इनकी कविताएं हैं कि जब कुछ समझ ना आए तब शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। इधर आप देखिए, ये नीलम का जो है कमरे के में तस्वीर लगी हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है और इनके बगल में जो है वो ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले जो हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। 3 कमरे के इस मकान में एक कमरा नीलम और उनकी किताबों का भी है। मां सरस्वती देवी कहती हैं कि नौकरी के लिए वो बहुत परेशान थी। नीलम के बेड बॉक्स से लेकर बैग तक में किताबें ही किताबें हैं, लेकिन मां को ये नहीं पता है कि कैसे नीलम इन लड़कों के संपर्क में आई। नौकरी कौन मिली थी? अच्छा, नौकरी न लेकर बहुत परेशान थी। अच्छा माता जी, ये जो उनके साथ में जो दूसरे जो दोस्त हैं उनसे क्या आप कभी मुलाकात हुई उनकी? एन मेरे कदे घर आए, एन कदे बात हुई, एन हमने कदे देखा। यही वजह है कि नीलम के समर्थन में सर्वखाप पंचायतों ने भी जिंद में पंचायत करके सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। हालांकि संसद के अंदर जाकर ऐसी घटना करने के मामले की पंचायत ने निंदा भी की है। 3 फैसले लिए। सबसे पहले तो अब नीलम बिटिया को रिहा किया जाए, जो इस पे संगीन आरोप लगा है इसको हटाया जाए। और सबसे बड़ी है मीडिया कर्मियों से अपील है हमारी, भाई इस मामले को सही दिशा में दिखाया जाए, ना कि गलत दिशा में, क्योंकि उसका गलत मकसद नहीं था बिटिया का। लेकिन नीलम इन 4 लड़कों से मिली कैसे? नीलम से जुड़े सूत्र बताते हैं कि 9 महीना पहले चंडीगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान वो इन लड़कों के संपर्क में आईं। अब हम आपको लेकर चलते हैं जींद से करीब 140 किलोमीटर दूर एक अन्य आरोपी विशाल शर्मा के गुरुग्राम के इस मकान पर। विशाल अपनी पत्नी रेखा और एक बच्ची के साथ यहाँ रहता है। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। 10 दिसंबर को ये पांचों यहीं इकट्ठा हुए थे। जब हमने पड़ोसियों से विशाल शर्मा के बारे में पूछा तो उनकी ये राय थी। मैं तो 2 बजे करीबन पुलिस वालों को देखा, कुछ काम कर रहा था इधर। हाँ। तो पुलिस वाले खड़े थे। मैं सोचा हो सकता कोई पर्सनल ये है कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ। क्योंकि कुछ संबंध हो आदमी के साथ तो फिर जाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे, भाई क्या हो गया क्या नहीं है। कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसके साथ, किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इस गली में किसी भी घर के साथ आना जाना नहीं? किसी के साथ आना जाना आगे पीछे जाया करता था, बट नोबडी यूज्ड टू बॉदर। उसका नेचर पता था कि लोग बेवड़ा बेवड़ा बोलते थे। संसद पर हमले के इन दोनों आरोपियों के आर्थिक हालात भले एक जैसे हों,
लेकिन कैसे ये एक दूसरे के संपर्क में आए, संसद में स्मोक बम ले जाने का आइडिया क्यों आया, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। गुरुग्राम से मोहित सैनी और जींद से डीएस अहलावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया है। गुरुवार को और 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर कुल 1300 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं। हालांकि इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्रेडिट को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसे फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये बस अपनी यात्रा पर हम सब के लिए ये बस दिल्ली की सड़कों पर और 500 इलेक्ट्रिक बसें। गुरुवार को 1300 बसों के साथ दिल्ली देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया। अब दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर 7200 बसें हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आज 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूं। मैं उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए समय निकाला। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है, और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आज जो हम लोगों ने 500 बसेस को रिलीज किया है वो जीरो ट्रांसमिट करेंगी पोल्यूशन को, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस तरीके की नई नई चीज़ें और होती चली जाएंगी। दिल्ली को हमें और बेहतर करना है, इसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल जून महीने से पहली बार दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें आनी शुरू हुई और अब तक कुल 1300 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी हैं। और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। एक अहम बात जो सरकार की तरफ से बताई गई है, ये देखिए, ये तो दिल्ली वाले तो देख ही रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं। एक जो खास बात सरकार की तरफ से बताई गई वो ये है कि एक तो अब दिल्ली सरकार सीएनजी बसों की तरफ नहीं देख रही है, यानी जो भी बस खरीदी जाएंगी अब वो इलेक्ट्रिक ही होंगी, ताकि एक तो दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि भले हम ये कहते हैं कि सीएनजी से कम प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण तो होता है ही। दिल्ली सरकार ने 6000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के आदेश भी दे दिए हैं। खुशी की बात यह है जो मैं दिल्ली वासियों से साझा करना चाहूँगा कि 6000 इलेक्ट्रिक बसेस की ऑर्डर्स हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। अच्छा, तो उनकी तो अब हमारी डिलीवरी बिल्कुल लाइन पे है। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार की फेम योजना के तहत कुल 921 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हुई है। इनके रखरखाव, ड्राइवर आदि के वेतन पर 12 सालों में 4091 करोड़ रुपए का खर्च आना है। इसमें से 90% यानी 3674 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार वहन करेगी, जबकि 10% यानी 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2025 तक राजधानी की सड़कों पर लगभग 8000 इलेक्ट्रिक बसें उतारना है। लेकिन इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का श्रेय लेने के चक्कर में सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक भीड़े पड़े हैं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। धीरज साहू के ठिकानों पर 9वें दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी रही। अब तक 354 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। नोटों की गिनती जारी है। हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की तलाशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 9वें दिन रांची और लोहरदगा में उनके घर से कुछ दस्तावेजों के अलावा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों को शक है कि रेडियम रोड वाले घर में करोड़ों के जेवर और कीमती धातुएं छुपी हो सकती हैं। इसलिए अब जियो सर्विलांस सिस्टम से तलाशी ली जा रही है, ताकि जमीन के अंदर या तहखानों में कुछ छुपा हो तो वो मिल सके। देखिए, इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं और उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यूज़ करती है। ये बेसिकली देखा जाता है कि धरती के नीचे जो मेटल्स हैं उसकी जानकारी हम लोग लेते हैं इस मशीन के थ्रू। जियोफिजिकल लॉगिंग भी कह सकते हैं, जियोफिजिकल भी है। इसमें वो एक रेज निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो ऑब्जेक्ट हमारा धरती के नीचे होता है उससे टकरा के वापस आता है और एक मॉनिटर पे वो एक स्क्रीन बनाता है, फोटोग्राफ्स देता है कि नीचे में क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। वो ये नहीं बताया कि गोल्ड है कि क्या है, कि आयरन है क्या है। वो एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। वो ऑब्जेक्ट फिर हम लोग कोड़ के उसको निकालते हैं बाहर।
ओडिशा में धीरज साहू के ठिकानों पर पड़े छापों में अब तक 354 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस भारी भरकम रकम को ओडिशा के बलांगीर, संबलपुर और टिटलागढ़ की स्टेट बैंक ब्रांच में जमा कर दिया गया है। तो जो इनकम टैक्स की प्रक्रिया है वो चलेगी, उसमें 2-3 साल का समय लगता है। अभी इनका 10 साल का रीअसेसमेंट होगा, जहाँ जिसके पास से पैसा मिला है उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या नहीं दिया है, ये अपरेंटली हमको दिख रहा है, क्योंकि अमाउंट 350 करोड़ का मैंने सुना, लेकिन अभी क्या है और क्या नहीं है, इनके पास क्या कागज पत्र पकड़ा है, क्या कागज पत्र नहीं पकड़ा है, वो तो नहीं जानते हैं ना। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से कैश का भंडार मिलने के बाद उनकी कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया गया है। आय के स्रोत के साथ कई और जानकारियां भी धीरज साहू की कंपनी से मांगी गई हैं। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अडानी समूह बिहार में बड़ा निवेश करने जा रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में जानकारी दी कि अडानी समूह बिहार में 8,700 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार को अब निवेश की आकर्षक जगह के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन नजर आ रहा है, खासतौर पर सामाजिक सुधारों, कानून और व्यवस्था, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। उन्होंने कारोबार में आसानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और उनके समर्थन और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद दिया। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। यह श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के कारण संभव हो पाया है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3,000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं।